नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। और शर्मा साहब कैसे हैं? ठीक है सर। अरुण जी, क्या रहा ग्रोथ आज का? आज तो कोई खास कार्य प्रणाली? हाँ जी, रूम चेंज कर लिए? जी सर, एक दो क्वेश्चन है वो कर लो तब तक मीटिंग हाँ हाँ, स्टार्ट फटाफट करें। करो जी। इस ये ना संसद में शून्य काल होता है। संसद में अरुण जी। सर ये एक 23 की एज का एक लड़का था जिसकी आज मैंने पॉलिसी सर को दी थी, तो सर बोले कि मेडिकल जरूरी रहेगा इसका। हम्म। तो क्या था? ये जरूरी है मेडिकल। अब पूरी बात बताओगे तभी तो। मुझे क्या मालूम क्या था? सर जीवन लाभ दिया था 23 साल की उम्र के लड़के को। कितने करोड़ का? करोड़ का कहाँ सर, 2 लाख का दिया था। वो पढ़ता है अभी, तो वो बोला मैं अपने आप थोड़ा बहुत काम करता हूँ, मैं कर लूंगा। 10,000 रुपये ईयरली के हिसाब से। तो 23 मेडिकल साल की एज में मेडिकल जरूरी होता है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। तो सर के पास मैंने मैसेज किया कि सर होगा, वो बोले कि नहीं मेडिकल जरूरी होगा, मेडिकल होना उसका। तो मैंने इससे पहले जो करवाया था वो एक 27 साल की एज का करवाया था और एक 30 साल की एज का करवाया था, जीवन लाभ भी करवाया था, लेकिन उनका तो मेडिकल नहीं हुआ था। नहीं होगा, मेडिकल नहीं होगा सर। पता नहीं सर, बोले कि टर्म राइडर ऑन कर रखा तो इसमें मेडिकल कंपल्सरी हाँ, हो आपने जाता टर्म है। राइडर क्यों दे दिया? टर्म राइडर देते। आप पूरी बात नहीं बता रहे ना, आप गोल गोल बातें घुमा रहे हो हमें। आपने टर्म राइडर सर दिया, तो टर्म मैंने राइडर देते ही मेडिकल होगा। तो सर मैंने तो 27 में और 30 में भी टर्म राइडर का वो पीडीएफ बना के सर को दिखाया था जब मैं ऑफिस पे आया था। तो उनका तो मेडिकल नहीं और उनका पॉलिसी भी हो गई। मेरे हिसाब से उसमें टर्म राइडर नहीं दिया गया है। तो सर फिर कस्टमर मेरे से सवाल जवाब करेगा। बिल्कुल करेगा ना, बिल्कुल करेगा। इसलिए ना ज्यादा बढ़िया है कि जब आप पॉलिसी का फॉर्म भर रहे होते हैं ना, तो उसमें आप टर्म जी राइडर लिखो, क्योंकि उसका मेडिकल होना है। उसका प्रोसीजर एक बड़ा होता है, लंबा होता है। सर, मैंने सर को पीडीएफ दिखा दिया था वहां पे कि सर ऐसे ऐसे ये मेंशन करना, तो सर ने फोन ही ले लिया था कि आप ठीक है पता मैं है कर क्या लूंगा। करते हो? आप ना फॉर्म खुद नहीं भर रहे हो क्या? जी सर। आप फॉर्म खुद भर रहे हो अरुण जी? नहीं सर। फॉर्म भरो ना। अच्छा सुनो, एक और तरीका बनता है। आप ना एक दिन जी सर। जाकर के केस की प्रक्रिया को समझ लो। आपके तो नजदीक में ब्रांच है, आप तो ब्रांच गए ही हो। तो 1 घंटा आधा घंटा जी लगा के सर। केस टाइपिंग कैसे होती है, क्या क्या फॉर्म में भरा जाता है। हम ना बार बार कहते हैं, हमने तो अपना स्लोगन बना रखे कि हम सीखेंगे तभी तो जीतेंगे। जी सर। और उससे पता क्या होगा? इसे ना आप अपने ग्राहकों का विश्वास खो दोगे कुछ समय के बाद में। ग्राहक ये आपके बारे में बोलने लग जाएगा, आप बोलते कुछ हो और करते कुछ हो। अगर अनजाने में जी गलती सर। हो जाए तब तो माफ की जा सकती है और माफ होनी भी चाहिए। लेकिन इसका मतलब है कि आप जानबूझ के गलती कर रहे हो, कई बार गलती दोहरा दिए। इसका सबसे बड़ा तरीका है कि आप अपना काम खुद करना सीख लीजिए। जहां तक संभव है खुद करिए। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा मैक्सिमम लगता है। 10 से 15 मिनट एक फॉर्म भरने में लगता है। आप फॉर्म भरो और एक केस को सामने टाइप करवाओ, एक केस को सामने पास करवाओ, एक केस को सामने लेकर के पूरी प्रक्रिया समझो। केस कहाँ टाइप होता है, जमा कहाँ होता है, पर्ची कैसे मिलता है। आधा 1 घंटा समय लगाकर किस तरह केस करके जाओगे ना, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। प्रैक्टिकल मालूम हो कल ही जाएगा। जाऊंगा सर मैं। और कल ही जाऊंगा सर। उससे बड़ा कोई दूसरा ज्ञान देने वाली चीज रहेगी नहीं अरुण जी, है ना। हमें लगता है कि जो आप एक दो केसेस की जो बात कर रहे हो ना, उसमें टर्म राइडर छूटा हुआ है। मैंने दिया तो था सर उस टाइम, तो सर को मेरे को नहीं पता था कि ऐसी मिस्टेक हो जाती। मैंने सर को फोन में दिखा रहा था, सर बोले कि मेरे को फोन दे दो मैं देख लूंगा। जो ऑफिस में बैठे रहते हैं उन्होंने फॉर्म क्या भरा होता था है, उस टाइम क्या पे। होता है, जो काम कर रहा होता है ना, उसके पास ना हमारे आपके अलावा और कई मित्रों का काम और जिम्मेदारी होता है। तो और ऑफिस की टाइम लिमिटेड है। सरकारी ऑफिसेज हैं, सरकारी ऑफिस के सरकारी स्टाफ है। तो आपको और हमको उसके हिसाब से ही काम करने पड़ेंगे और अपने आप को तैयारी के हिसाब से काम कराने होंगे। ठीक है। और सर आप जो पीडीएफ भेजी थी मैंने, वो उनका कुछ हुआ क्या? क्या? क्या डिटेल बना के देनी कस्टमर को नहीं, उसमें? आपका आया तो था कुछ मेरे पास, लेकिन मैं उसको बारीक अध्ययन कर नहीं पाया, उस पर कुछ ज्यादा ध्यान दे नहीं पाया हूं मैं। ठीक है सर। उसमें क्या था इशू कि 235 का आपने पॉलिसी दी थी। सर 3 लाख रुपए का समय शॉट दिया था, उसमें 3,35,000 रुपए का होगा। और और जो आपने उसमें दूसरी डीए भी तीन दिया लाख की था। दी थी। हाँ सर, डीए भी था और टर्म राइडर भी था। टर्म राइडर भी था। हाँ। अच्छा, तो टर्म राइडर मैं आप तीन क्यों? पैंतीस सुनो सुनो अरुण जी, आप टर्म राइडर क्यों दे रहे हो हर किसी को? उसमें एक्सीडेंटल डबल हो जाता है इसलिए। लेकिन उससे मेहनत कितना आपका ट्रिपल हो जाएगा, ये देखो ना।
ठीक है ना। ठीक है आप सर। फिर उसके हिसाब से आप मेहनत भी तो करो, आप केस टाइप कराओ, ठीक है सर। फॉर्म भरो, डॉक्टर के पास जाके मेडिकल कराओ, मेडिकल करा के ला करके फिर जमा करवाओ। तो ये प्रक्रिया का पूरी करो। अगर आप वाकई में चाहते हो कि आपके ग्राहक की सुरक्षा कवर बढ़े, हम भी चाहते हैं और हर ग्राहक भी चाहेगा कि उसका सुरक्षा चक्र बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा समय एक बार तो देना है, एक ही बार तो देना है एक कस्टमर के लिए, है ना। जी एक सर। बार देना है और एक बार दे करके बाकी में हमारे ग्राहक का अगर अच्छा होता हो, सुरक्षा कवर बढ़ता हो, तो हम लोगों का तो फर्ज बनता है देने ना। तो सर अब इसका सोल्यूशन भी नहीं हो रहा कि 3.25 लाख की और 3.30 की पीडीएफ तैयार नहीं हो रही, जो प्रीमियम देना, फिर प्रीमियम ज्यादा हो जाता है अगर मैं तैयार करता हूं तो। जो आज सर आए थे उनसे भी बात की थी, उन्होंने भी अपने फोन में करके देखा, वो स्टेबल नहीं हो पाया था। आपने टर्म राइडर को हटा के दोगे तो बराबर हो जाएगा। हटा दिया था सर, सर ने भी हटा के देखा था, तो मैंने बोला सर मैंने सब हटा के देख लिया, ट्रम राइडर भी डीएवी भी, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। तो वो अमाउंट नहीं आ रहा जो अमाउंट अपनी। ब्रांच में गए थे, जी सर। तो ब्रांच में वो पर्चा आप दिखाते ना, वहां पे जो ब्रांच मैनेजर साहब बैठे थे मिश्रा जी, उनको दिखाते। मैंने उसे उनको भेजा हुआ है, वो मुझसे पूछे थे कि किस केस में ऐसा है, तो मैं उनको भेजा हुआ था। तो एक बार जब भी जैसे कल जाना है तो एक बार देख ले। आज कितने केस कराए हैं आप? जी सर। आज कितना केस हुआ आपका? सर 2 की बात हुई थी, वो एक अपना लड़की के लिए और एक खुद के लिए। तो अब उसने कल का बोला, पहले संडे का बोला था, संडे को मैं फोन करता रहा, उसने फोन पिकअप नहीं किया। आज कुछ केस कराए हैं आपने? कुछ केस हुआ है आपका? आज सर 2 दिए हैं, फिर दोनों में सर ने वो एक मेडिकल का बता दिया था, एक 23 साल की, तो मैंने बोल दिया कि सर इसकी टर्म राइडर हटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अरुण जी, अगर टर्म राइडर जरूरी नहीं हो तो मत दीजिए, और अगर टर्म राइडर देते हैं तो उसके हिसाब से आप अपना टाइम और समय निकालिए, थोड़ा सा आप जी सर। उसके ऊपर समय दीजिए। समय देंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है सर। ठीक है ना जी। जी, और कोई ऐसी बात जो पूछना चाह रहे हैं आप? बस सर ये कि 3.35 और 3.15 का पीडीएफ तैयार नहीं हो रहा, जो एलआईसी ने प्रीमियम दिखाया कि प्रीमियम इतना जमा करना है, वो सुटेबल कहीं भी नहीं हो रहा। सर ने भी करके देखा था, रजनीश सर ने, और मैंने भी, नहीं हो रहा एक बार- सर, कैसे भी एक 2-3 बार- एप्लीकेशन डाउनलोड। जी सर। ये बात मैं तीसरी बार कह रहा हूं, अब नहीं कहूंगा। आप ब्रांच में जाएंगे, मिश्रा जी वहां बैठे हुए हैं, उनको पेपर दिखाइएगा, उसके हिसाब से डिटेल्स देंगे आपको, क्योंकि आपकी संतुष्टि हम सबके लिए जरूरी है। क्योंकि पहले आप संतुष्ट होंगे तभी तो आप ग्राहक को संतुष्ट करेंगे। बिल्कुल सर। ठीक है ना। तो आप जब भी ब्रांच जाएं, कल जाएं, परसों जाएं, तो एक बार मिश्रा जी से मिल करके उस पेपर की कॉपी दिखा के चर्चा करनी है कि हमने 3 लाख की पॉलिसी करी थी, क्योंकि प्रीमियम बढ़ रहा था, प्रीमियम कम हो रहा था, तो 3,35,000 हो गई। तो इसके बीच में अंतर क्या था, कहाँ पे डिफरेंस है, और हमारे एप्लीकेशन में और आपके एप्लीकेशन में क्या अंतर है, वो एक बार गाइड करते हैं, उसको हम लोग समझ लेंगे। सर मिश्रा जी जो आपके ऑफिस में बैठते हैं वो, या फिर आप? हमारे ऑफिस में मिश्रा जी नहीं बैठते हैं, उत्तम नगर वाला सेटेलाइट ब्रांच ऑफिस में बैठते हैं, ब्रांच मैनेजर है मिश्रा जी। ठीक है सर। मैंने आपके ऑफिस में जो सर बैठते हैं उनसे भरवाया था ना, उनको दिए थे डॉक्यूमेंट और फॉर्म। आप ना जनकपुरी ऑफिस गए थे आप, या उत्तम नगर वाला ऑफिस में गए थे आज आप? नहीं सर, मैं जब 4-5 दिन पहले आपके ऑफिस में आया था, वो मैक्स वाली मैम से जब आपने मिला था, उस दिन की बात है, उस दिन वो पॉलिसी लेके आया था मैं। और उस दिन की पॉलिसी में ये दिक्कत है, जिसमें 3 लाख दिया था उसका 3.15 होगा था, और जो आपके ऑफिस में जो सर बैठते हैं उन्हीं से मुंह नहीं भरा हाँ, था। तो उनका नाम श्रीवास्तव जी है, उनका नाम मिश्रा जी नहीं है, उनका नाम सतीश श्रीवास्तव जी है। ठीक है सर। सतीश श्रीवास्तव जी नाम है उनका। ठीक मैं है आपको बात करने के लिए कह रहा हूं आलोक मिश्रा जी से, जो ब्रांच मैनेजर हैं उत्तम नगर ब्रांच में। आलोक मिश्रा जी, ठीक है सर। ठीक है, तो ये था। जी सर। अरुण सर मुझे कॉल कर लीजिए, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। ठीक है सर। अरुण जी, रजनीश का बात हो रहा है, रजनीश बता रहे हैं आपको कि रजनीश जी को आप कॉल कर लें और आपको जी सर। अपडेट कर देंगे। ठीक है सर। ठीक है, और ठीक है सर। कहीं कोई बात है, कंफ्यूजन है तो दूर हो जाएगी, चिंता करने की कोई बात नहीं। लेकिन अगर टर्म राइडर दे रहे हैं, कोई बड़ा टेपीए मेडिकल है, कोई बड़ा केस है, तो आपको सलाह मशवरा करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके उस काम को कराना है। ठीक है सर। ठीक है जी। जी सर। जी दोस्तों, कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं आज की संध्या से। सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज के कार्यक्रम में।
आज का प्रेजेंटेशन का प्रोग्राम क्या है, आज का क्या टॉपिक है, बता सकते हैं कोई मित्र? है किसी की जानकारी में आज का टॉपिक? सर LIC सेल करने के बारे में ही था कि नहीं, कैसे? नहीं। आज का टॉपिक आपको जब वहां पे जाते हो ना यूट्यूब चैनल पे, तो वहां पे टॉपिक लिखा रहता है और आज ही बता दिया जाता है कि कल क्या टॉपिक रहेगा। टॉपिक का नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ LIC एजेंट। भारतीय जीवन बीमा एजेंट का सामाजिक जिम्मेवारियां क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो आप सबको अपने 5-5 बातें रखनी है कि आपको क्या लगता है कि क्या आपकी ऊपर सामाजिक जिम्मेवारी है एज ए LIC एजेंट। तो आज की चर्चा का शुभारंभ सज्जन जी करेंगे। सज्जन जी, सज्जन जी, सज्जन जी कहीं व्यस्त लग रहे हैं। अरे नेट स्लो है। अच्छा अच्छा जी, नेट स्लो लग रहा है। और शेखावत जी नहीं ज्वाइन कर रहे? रंजीत जी, रंजीत जी नमस्कार, अनम्यूट करें। सर एक तो माफी चाहता हूँ, एक मेरा नमस्कार सर। एक्चुअली ना ये जो साइड है ना पूरा ब्लॉक पड़ा हुआ है, इस साइड का काफी मेजर प्रॉब्लम हो गया है। तो एक दो बार आप बोलते हैं, मैं गौर से सुनता तो रहता हूँ, लेकिन वो थोड़ी बात रुक के आती है, एक तरफ से घूम के आती है। मैं समझ रहा हूँ, प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं। आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक क्या है रंजीत जी? आज की टॉपिक क्या है? सर शायद कल आप मेरा फोन पहले डिस्कनेक्ट हुआ था। अच्छा जी, आज का टॉपिक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ LIC एजेंट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ LIC एजेंट हिंदी में मतलब है कि सामाजिक जिम्मेवारियां भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंट के ऊपर क्या क्या है। ठीक है, आज का टॉपिक बड़ा पावरफुल है। तो इसके ऊपर आपको क्या लगता है रंजीत जी? सबसे पहले वक्ता आप ही रहेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या सामाजिक जिम्मेवारी है आपके ऊपर भारतीय जीवन बीमा निगम का एज ए अभिकर्ता, जो आप समाज के लिए करना चाहिए और कर रहे हैं? जी जी सर ये तो सर हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जो हम कम से कम जो LIC की जीवन बीमा की जो उनका जो पॉलिसी है, समाज के हर घर तक हमारे माध्यम से पहुंचे और उसका डिटेल्स, उसका फायदा और इसका अगेंस्ट जिसका सेफ्टी और इनका जो पैसे की कैसे बचत होता है, वो चीज उसको सही तरीके से समझाना, ये सब हमारी जिम्मेवारी है। और क्या जिम्मेवारियां हैं आपके ऊपर? और क्या जिम्मेवारी है आपके ऊपर? सर अपना लक्ष्य पार करना। सज्जन जी कुछ बात जोड़ेंगे आप इसमें? नमस्कार। नमस्कार। रंजीत जी की बातों में नमस्कार। रंजीत जी की बातों में कुछ अपनी बात जोड़ेंगे आप? हाँ सर, एग्री तो है, सही है जी। क्या जिम्मेवारी बनती है एज ए अभिकर्ता आपका? सर, मैं तो जिम्मेवारी ये बनती है कि जो मेरे आसपास के जितने भी हैं लोग वगैरह हैं, घर वगैरह हैं, उन सबको मतलब कि सिक्योर करना मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी यही बनती है जी। कि अगर मैं सिक्योर हूँ तो सभी सिक्योर हैं। जी। तो सोशल मीडिया के जरिए, अगर सोशल मीडिया के जरिए बताया जाए तो सबको अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज की, फैलानी चाहिए जी कि क्यों हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है इतना ज्यादा, क्योंकि अब कोविड का नया भी स्ट्रेन आ चुका है, जी। उसका रिगार्डिंग भी अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अवेयरनेस फैलानी चाहिए। जी।
जी, और कोई मित्र अपनी बात रखना चाहेंगे? राजवीर जी, कल सुबह डाल हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार राजवीर जी, आपके विचार से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द LIC एजेंट्स में क्या क्या होनी चाहिए और आपके ऊपर क्या जिम्मेवारी है? एक LIC अभिकर्ता का दायित्व बनता है कि अपने समाज के प्रति हर एक नागरिक को सुरक्षित करे। ग्रेट, ठीक है, बहुत बढ़िया, और शानदार शानदार। पास पड़ोस के लोगों को लेकर के जब तक वो जिंदा रहता है तब तक हर एक इंसान को एक जीवन की बीमा का सुरक्षा देने का कवच निभाता है वो हमेशा। बहुत शानदार। तो यह दायित्व एक अभिकर्ता का हमेशा होना चाहिए, अपने जिंदा रहने तक, जिंदा रहने के बाद तक। ठीक है, वो अपने पीछे कार्यभार जो छोड़ के जाता है उनको भी सिखाते जाना चाहिए कि हर एक पड़ोसी को वो सुरक्षित करे, पहले जीवन बीमा से, चाहे वो एक रोटी कम ही क्यों ना खाए। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और कोई बात आप रखना चाहते हो राजवीर जी? बहुत बढ़िया ढंग से आपने बात रखी है, बड़ी मजबूती से के साथ में अपनी बात को रखी है आपने। फिलहाल सर अगर इस बातें पे बात छेड़ना चाहे तो लंबी बातें हो जाएंगी। मैं चाहूंगा कि और सब हमारे अभिकर्ता साथ में जुड़े बैठे हैं वो अपना राय रखे, जैसे रंजित साहब अपना राय रखेंगे कुछ देर बाद पर भी। तो मैं रंजित सर को सुनना चाहूंगा। बहुत दिन से मैंने सुना भी नहीं, इनको फोन पे अक्सर मेरी बातें होती है रंजित साहब से, लेकिन मैं उनसे सुनना चाहूंगा। हॉस्पिटल के बेड पे फिलहाल है वो मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे अंदाजा लग रहा है। जी 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 जी। राजीव जी आप फोटो दिखाई नहीं पा रहे। राजीव सर जी, आपसे हमसे बात होता है, आपसे हम बात करते हैं। राजीव जी शक्ल दिखाइए। राजवीर जी आप प्रकट हो सकते हैं, अगर प्रकट हो तो कई लोग आपके राय साहब मैं आपसे अक्सर बातें करता हूँ फोन पे। सर एक मिनट चेहरा दिखाइए एक मिनट प्लीज। राय साहब थोड़ा सा अंधेरा में बैठा हूँ, मैं ऑफिस में नहीं हूँ फिलहाल। ठीक है, घर में हूँ और थोड़ा छत पे आपसे वीडियो कॉलिंग कर रहा हूँ नॉर्मली। राजवीर शेखावत जी बात कर रहे हैं। हाँ शेखावत सर नमस्कार। नमस्कार बहुत धन्यवाद मुझे पहचाना। नहीं एक्चुअली मीटिंग जो हम लोग जूम मीटिंग पे करते हैं ना, तो एक्चुअली ना आप कभी आते नहीं है और हमें कभी मैंड में नहीं था। आप भी मैंने रहते भी होंगे तो आपको कभी सुने नहीं है, देखा भी नहीं, हमने भी नहीं देखा है। हाँ, यदि पॉलिसी में कहीं फंस जाता हूँ तो सबसे पहले मैंड में तो आप ही आते हैं, ये कॉल कर लो। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। बगल नहीं होता है। ऐसा होता क्या है ना कि मैं आप लोगों की एक्टिविटी देखता हूँ कभी कभार, तो मैं आज आपसे सुनना चाहूंगा एज अभिकर्ता आपके माइंड में क्या माइंडसेट चल रहा था, और आपने मुझे कहा कैंपिंग करूंगा। मुझे कैंपिंग का आइडिया कॉल पे, ठीक है, जो आपने क्या बना रखा है और आप जो कैंप लगाने वाले हैं उसमें क्या योगदान करने वाले हैं एज अभिकर्ता, तो मुझे वो बताइए, सुनना चाहूंगा उसको भी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं बताऊंगा सर। मुझे पूरा बताइए और सारे सुनेंगे। मैं अपने दिल से मैं बताऊंगा। और MK तिवारी सर जी है, जब हम फर्स्ट टाइम एग्जाम देने के लिए जाए थे उससे पहले भी हमारे बहुत सारे डिस्कस हो रहा था, जो हम चाहते जो ग्रुप वर्क मीटिंग करे, हम सारे अभिकर्ता एक साथ मिलकर हमें सपोर्ट करे, बैंक के एरिया में जाके सपोर्ट करो। सर क्या सही है, हमने लास्ट टाइम भी बात रखे थे जब स्टार्टिंग सब चीज स्टार्ट होने से पहले ऑन कॉल। ये बात सच है, ये मुझे पूरा सच है, मुझे पता है इस बात से, मैं एकदम संज्ञान में है मेरा बात। और लेकिन कोई बात नहीं राय साहब, अभी मैं आप चाहता हूं कि मैंने आपको बोला था एक बार कि आप अपने स्ट्रेटजी बनाएं, स्ट्रेटजी मुझे बताएं, मैं उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको जहां तक मदद कर सकता हूं। डिजिटल मार्केटिंग से सर बैठे हैं अभी सामने में, वो भी आपको मदद करेंगे, पूरी टीम मदद करेगी। आप कैंप चलाएं और इस मार्च के महीने में मैं आपसे उम्मीद करता हूं 70 से सर प्लस 80 से ऊपर 100 के ऊपर पॉलिसी हमें चाहिए आपके कोर्स से, सिर्फ और सिर्फ आपके कोर्स से। चाहे वो 50 रुपए की पॉलिसी आप क्यों ना लो, 100 रुपए की पॉलिसी क्यों ना लो, इसमें क्या मदद मुझसे चाहते हो आप मुझसे मांगो। डिजिटल मार्केटिंग में क्या चाहते हो, सर आपके सामने बैठे हैं, मिस्टर सज्जन जी स्वदेशी से आप जो देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको वह भी मदद करेंगे, हम भी मदद करेंगे, पूरी टीम मदद करेगी। अगर आपको, जैसे मैंने कहा था कि आप किसी एक पॉलिसी को मास्टरी कर लो, तो आप उस पॉलिसी को मास्टरी करें, ठीक है। उसमें क्या मदद चाहते हैं सर से, अभी अब लाइव हैं, सर से उस पॉलिसी के बारे में पूरा डिस्कशन कर लें, वो पूरा आपको बताएंगे, ब्रीफ करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको डिस्कशन कर लें इस समय, और कल से कैंपिंग का काम आपका स्वस्थ जब हो जाएंगे आप 1-2 दिन में, तो आप इस कैंपिंग को पूरा बूट कैंप की तरह इस्तेमाल करें। तो राय साहब आप अपनी बात रखें अब। जी
राजीव जी बहुत अच्छे बात आपने कहे। देखिए कैंपिंग करना, हम लोग कैंपिंग करते आए हैं, आज नहीं, हम 3-4 से कैंपिंग करते हैं। इतना आसान नहीं होता है, एक जने का काम होता नहीं है, तो टीम वर्क होता है। वो आप अकेले आपने लगा दिए, कहीं भीड़ लगा दिए, आप उस भीड़ को संभाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए टीम वर्क चाहिए, वो सॉलिड टीम वर्क चाहिए, प्लस आपको पंपलेट होना चाहिए। कैनोपी मेरे पास यूनियन बैंक की मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने बोला आगे पीछे किसी तरह पोस्टर बनाकर हम छाप देंगे, कर देंगे। कि जो हमने एक दिन में 250-300 अकाउंट खोले हैं। जनधन अकाउंट सर्कल बात कर रहे थे, और अपना वो 12 रुपए की इंश्योरेंस और 330 रुपए की इंश्योरेंस की कल बात हो रहा था मीटिंग के दौरान। हमने एक दिन में 300-300 किए हैं। हम सिर्फ पैसा लेते थे, इंश्योरेंस का पैसा, साथ में अकाउंट फ्री कर देते थे, अकाउंट खुला के जाओ, इंश्योरेंस करके जाओ। राय साहब कोई बात नहीं, जो भी आप स्ट्रेटजी अपनाते कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा कि मुझे कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे बताइए, ठीक है, सर भी हैं। और जो मैंने मास्टरी के बारे में बताया था ना, तो पता है राय साहब पॉलिसी बहुत सारी है। मैं चाहूंगा जो इंसान के दिमाग में सीधा घुस जाए और उसको हालांकि बेनिफिट ही देती है, हम जिसकी पॉलिसी करते हैं, आप किसी आसान तरीके से बेच सकते हो, किसको ज्यादा सुरक्षित, जो पब्लिक पसंद करती हो। आप अपने 2-3-4 दिन समय रिसर्च कर लें, एक दिन के अंदर में, एक दिन काफी होता है, आप करें हमारे साथ, तब आपको पूरा सहयोग करें, सर को फोन घुमाएं और टॉपिक बदल सकते, मुझे पॉलिसी के बारे में 2-3 पॉलिसी आप ले लें कि मुझे इस पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, तो आपके स्पेशली जो भी हमें साथ मिलेगा आपको देंगे, और आपको उसमें आपके घंटे आपको करेंगे, आप पूरा रखें, और जब आप कैंप लगाएं उसमें पूरा सहयोग वहां दे। और अगर आपको डाउट लगता है के दौरान, तो आप सीधा हमें कॉल बैक आप करते हैं, आप सर को कॉल बैक कर ले, कोई दिक्कत नहीं, आपको हमेशा उसमें ऑन द स्पॉट मिलेगा। आप इस कैंप का डेट देंगे तो आपका एचएल में हमेशा कॉल बैक करते, बेशक में 2 मिनट कॉल बैक, तो उस समय मैं आज भी तत्पर हूँ आपके लिए, कल भी तत्पर रहूंगा, और जब तक सांसें चलेगी तो तत्पर रहूंगा। ये तो देखिए, आप तो मुझे इतने धर्म संकट में डाल दिए। मैं चाहता हूँ ना कल उतर जाऊं मार्केट में, फिर मैं पूछता हूँ कि अपने लिए मैं तैयार हूँ। थोड़ा सोचिएगा, पहला एक एजेंट का एक पहला मार्च आया, मुझे बोलता है मैं इतना जो आगे बढ़ा हूं ना, 15-20 पॉलिसी है, मैं बोलूंगा 250 आदमी से मिला, एक कॉन्फिडेंस के साथ मिला। एक तिवारी सर का मेहरबानी है जो हमें स्टार्टिंग से लेके अब तक एक घंटा, बल्कि 11:30 बजे रात को भी हमारे साथ डिस्कस हुआ तिवारी सर का। 11:30 बजे मैंने छोटा सा मिस कॉल दिया, मैसेज सो रहे होंगे क्या परेशान करूं, कॉल बैक उधर से आ गया, और उस टाइम 15-20 मिनट, कम से कम रात को 11:30 बजे 15-20 मिनट एक पॉइंट हमें समझा के आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन लेके जाओ, कुछ अच्छा होगा। राय साहब जी, हमारे टीम का 2 असूल है, हमेशा दुविधा में रहेंगे ना तो भी आपको याद करेंगे, अगर जुबान ना खुले तो टेक्स्ट मैसेज करेंगे, लेकिन सांसें ना खुले तो फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, उत्तराधिकारी जो होगा वो रिस्पॉन्स करेगा आपको, ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्स तब तक करते रहेंगे जब तक आपका रिस्पॉन्स आता रहेगा, भी आपका रिस्पॉन्स करेंगे, ऐसा चल मंगल है जब तक हमारा सांस चलता रहेगा सर। आपने गौर किया होगा, मैं दिल्ली के बाहर भी रहता हूँ कहीं पे, तो मैंने आपको, आप जब मैसेज करते फोन करते, मैं बेशक मेरा गारंटेड है 24 घंटे के अंदर मैं रिप्लाई करूंगा आपको। नहीं सर, यदि देखिए सर, मैंने बता पैर रोक लिया, पीछे तो नहीं खींचा, मैंने रोक लिया कैनोपी के लेके कि जो मैं कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक चीज तैयार नहीं कर पाया। मैं मनीष को बोला, लेकिन मनीष को और सर भी बोले मैंने दोनों एक एरिया में करोगे, एक पॉलिसी आपका, एक पॉलिसी उनका, तो थोड़ा ना पता चले उनके एक पॉलिसी बड़ा मिल गया, मुझे एक पॉलिसी छोटा मिल गया, मुझे बड़ा मिल गया, उसके बाद पता चले मेरा परमानेंट सेंटर में क्रेडिट सारे मुझे ही मिल गया, अगला बंदा दुखी हो जाए।
ठीक है, तो हम इनको निश्चिंत से हम कैनोपी करेंगे अपने एरिया में। हम बहुत दिन से सोच रखे, अभी आम आदमी पार्टी से भी मिले, आपका दोनों ऑफिस है, दोनों हम एमएलए साहब से मिले। ठीक है, उनका इस्तीफा से उनका जो एक सिपाही है उसका एजेंसी बंद है, उनके पास भी एलआईसी का कोड था। हाँ, ऐसे आप काम नहीं करता है। मैंने कहा आप हमसे काम कर लो, जितना कमीशन आता है मेल देख के अपना वापस ले जाओ। आप हमारे साथ काम करो, अपना बिजनेस हमें दो, जितना आप अपना कराओ, परिवार के कराओ, अपने रिलेटिव में कराओ। आप अपना बिजनेस आप अपने कोर्ट से, आपके कोर्ट तो मिल जाए, मेरे कोर्ट से कर लो, आप कमीशन ले जाओ। और राय साहब, हमने आपको एक बार तरीका भी बताया था, फिलहाल 1-2 दिन पहले आपको तरीका बताया होगा कि हम इस हिसाब से पॉलिसी करेंगे। तरीका बताया था कि मैं कभी भी कोई आपसे गिला शिकवा रह नहीं सकता, किसी भी नहीं रह सकता। जो तरीका मैंने बताया था, वो चाह के गिला शिकवा आपसे नहीं कर सकता। वो स्पष्ट रूप से अपनी बातें रखेगा, आप उसकी पॉलिसी करोगे खुशी दिल से, वह खुशी दिल से पॉलिसी करेगा। वो दुविधा में रहेगा तो भी उस पॉलिसी को जमा करिएगा। तो राय साहब, उम्मीद करता हूं आप वह तरीका एक बार जरूर अपना के देखेंगे लाइफ में, क्योंकि रिसर्च करके मैंने बहुत कोशिश वो तरीका निकाला है, बहुत सोच समझ के, और बहुत रामबाण है वो। हम आप अभिकर्ताओं के लिए रामबाण है वो। पक्का सर, पक्का। राय साहब, आप सर से 2 शब्द सुनिए और आप अपनी बात रखिए, और आप जिस टॉपिक पर बात पूछना चाहते हैं आप बेझिझक आप आगे प्रोसेस करें, और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी शुक्रिया सर। थैंक यू राजवीर जी, बहुत जोशीला भाषण था, बहुत उत्साह भरा भाषण था, बहुत सारा प्रेरणा मिली आपसे हमारे पूरी टीम को। आप इसी तरह अपना दया दृष्टि बना के रखें हमारे बच्चों पे, यही आपसे निवेदन रहेगा। अरे नहीं सर, आपकी मेहरबानी है सर। दोस्तों आज देखिए, आप इतना एक ना हौसला, ये सर का बड़प्पन है। जी 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 जी, कह सकते सर का बड़प्पन है जी। और आशीर्वाद बना के रखे सर, तो आगे तक तरक्की करते रहेंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद यही का तो सर का आशीर्वाद बना रहेगा, तो फिर हम आगे तक क्या, कभी नादानी कर बैठते कभी कभार, लेकिन कभी गलती से कभी गलती हो जाए तो नादान समझ के माफ कर दीजिएगा। बिल्कुल। तो दोस्तों आज हम लोग लौट करके आते हैं अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। अरुण जी, अब आपकी बारी है। आपके नज़र में क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेवारियां क्या है आपके ऊपर? आप अपने भाव को रखें, आप अपने विचार को रखें। आप तो समाज सर जो मेरे नॉलेज में थी वो सर ने बता ही दी। नहीं, वो तो सर ने बताई है, आपकी नॉलेज तो नहीं लिया उन्होंने, आपकी नॉलेज तो आप बताओगे। नहीं, जो 1-2 पॉइंट मैंने लिखे थे वो ही बता दिए ना। आप रिपीट कर दो। ये लिखे थे मैंने, समाज में हर, क्या सर? हाँ रिपीट करिए, आप बोलिए अपनी बात। समाज में हर लोगों का जीवन बीमा होना जरूरी है, हर लोगों को सुरक्षित करना जरूरी है, ये लिखा था। और एक ये लिखा था, कोई हमारा कस्टमर अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो उसके डॉक्यूमेंट का जो भी कार्य रहता है वो हमारे एजेंट की जिम्मेवारी में होना चाहिए, तो उससे हमें और बेनिफिट होगा। फिर आगे भी अगर हम उसको पूछेंगे ही नहीं, क्लाइंट हमारा है लेकिन एक्सपायर हो गए, उसके बाद हम उसके डॉक्यूमेंट का काम करेंगे नहीं, तो फिर आगे दिक्कत आती है ना। अगर करेंगे तो फिर आगे थोड़ा और अच्छा मैसेज आता है कि देख बंदे ने साथ दिया हमारा। बस यही सर। वैभव 96 तिवारी, आप अपनी बात को रखिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ LIC एजेंट का मायने क्या है आपकी नजर में? 9,000 करना है। मैं इस पर आपको 10 बजे तक डाल, अगर आप लोग नहीं डलेगा तो पैसा मुझे अपडेट करना पड़ेगा। मीटिंग खत्म कर लूँ, उसको बात करूँगा। अरुण जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए एक बार। हो गई सर पूरी। अच्छा जी, जल्दी कर दिया आपने, जल्दी कर दिया जी। वैभव अपनी बात रखेंगे जी। जी सर, हम लोगों की पॉलिसी करके उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया।
और सर मतलब उनको बता सकते हैं कि आपकी इतनी कीमत है, फिर हमारा कर्तव्य बनता है उनको बताना कि आप मित्रों, वैभव जी की बातों में एक चीज निकल के आई है कि हमारी कीमत कितनी है। हम किसी व्यक्ति को कीमत बताएं कि आपकी वैल्यू कितनी है, और उस वैल्यू को बताने का जो सबसे पहला पैरामीटर होता है वो होता है उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू को कैलकुलेट करना। एक आदमी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जा सकती है? एक सामान की, एक मोबाइल की, एक घड़ी की, एक टीवी की, एक फ्रिज की, एक पानी की बोतल की तो वैल्यू एमआरपी लिखी रहती है। आदमी की एमआरपी कैसे निकाली जाएगी? तो वैभव जी ने बहुत अच्छी बात रखी है, बहुत प्रेरणादायक बात रखी है और बहुत शानदार बात रखी है कि आदमी की वैल्यू के हिसाब से पॉलिसी होनी चाहिए। दोस्तों, आदमी की वैल्यू बहुत बड़ी चीज है कि एक इंसान की वैल्यू कैसे लगाया जाए। उसका वैल्यू लगाने का एक बहुत बढ़िया पैरामीटर है, उसके ऊपर हम लोग कल चर्चा करेंगे। और कल का सब्जेक्ट अभी अनाउंस हो गया है, कल का सब्जेक्ट रहेगा ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ठीक है मित्रों, कल का सब्जेक्ट रहेगा ह्यूमन लाइफ वैल्यू, कि मतलब किसी आदमी की, किसी व्यक्ति की लाइफ की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें कि जिससे मालूम हो पाए कि उसकी वैल्यू इतनी है और उसको इतनी की पॉलिसी होनी चाहिए कम से कम। उसके लिए हम लोग कल की परिचर्चा हम उस पर रखेंगे। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऊपर। दोस्तों, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो मैं समझ पाता हूं उसमें मुख्य रूप से 10 पॉइंट हुए जो आपके नजर में आने चाहिए। सबसे पहले पॉइंट कि आप जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस गांव में, जिस कॉलोनी में और जिस मोहल्ले में रहते हैं उसमें कोई भी ऐसा परिवार और परिवार का मुखिया नहीं होना चाहिए जो बगैर बीमा का रहता हो। तो इस बात का ध्यान रखें कि ठीक उसी तरह से जिस तरह से कोरोना वायरस वाला लोग एक दूसरे से मिलकर के कोरोना वायरस फैलाएगा, तो उसी तरह के आपके मन में इसी भांति एक बात आ जानी चाहिए कि जो असुरक्षित व्यक्ति है, जिसकी बीमा नहीं हो रखी है, अगर वो बगैर बीमा का आपके समाज में रह रहा है तो समाज में बीमा के बगैर रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ा रहा है। इसलिए मित्रों, सबसे पहले आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आपके समाज में, आपके गांव, मोहल्ला, कस्बा, जिला, डिस्ट्रिक्ट, राज्य में जो जहां पर भी हैं, वहां पे जो भी व्यक्ति आपके संपर्क में, आपके नजदीक में, आपके समीप में है, कम से कम 10 किलोमीटर के एरिया में, वहां पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार का मुखिया, कोई भी परिवार का सदस्य बगैर बीमा का न हो। ये पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों, उन व्यक्ति के अलावा उन व्यक्ति के ऊपर कौन कौन डिपेंडेंट है। जैसे एक परिवार का मुखिया है, उनके ऊपर उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चे, उनकी बच्ची, उनके माताजी, उनके पिताजी के अलावा उनके कई सारे और ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, कई लोग जिम्मेदार हैं उनके जीवन के ऊपर। तो मित्रों, आपको उन लोगों को भी सुरक्षा कवच देनी है। तीसरी बात आती है दोस्तों कि आपको सामाजिक दायरा में रहते हुए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप जिस भी प्रदेश में हैं, जिस भी स्टेट में हैं, वहां पे सरकार के द्वारा कुछ सामाजिक सुरक्षा योजना चलाई जाती है। जैसे मैं चर्चा करता हूं कि विधवा पेंशन योजना। मित्रों, विधवा पेंशन योजना एक सामाजिक सुरक्षा स्कीम है जो हर सरकार देती है। आपको आपके समाज में कितने विधवाएं हैं, कितने महिलाएं हैं जो विधवा हैं, उनका डाटा आपको इकट्ठा करके आपको अपने क्षेत्र के एमएलए और एमपी से मिलकर के उन सभी विधवाओं का वृद्धा पेंशन लगवाना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी चाहिए। दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 के ऊपर आता हूं। दोस्तों, जो आपके एरिया में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके गांव, कस्बे और मोहल्ले में जो भी बुजुर्ग हैं, जो 60 साल के ऊपर के महिला एवं पुरुष हैं, उनका आपको वृद्धा पेंशन लगवाना चाहिए। वृद्धा पेंशन लगवा करके आप ये मत सोचिए कि आपने किसी का काम करा दिए हैं। आप ये सोचिए कि आप भारत सरकार के देवदूत हैं और आपका काम आपके समाज में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके प्रदेश में, आपके राज्य में हर व्यक्ति को सुरक्षा चक्र से बांधना है, सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाना है। नहीं तो दोस्तों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक बुजुर्ग को पेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दोस्तों, ध्यान रहे, अगर वो एक
बुजुर्ग को पेंशन मिल रहा है तो सही मायने में आपका और हमारा टैक्स देना, क्योंकि आपका हमारा जो इनकम आता है, हमारा आपका इनकम 30% टैक्स कट के आता है और उसी टैक्स के पैसे से उन लोगों को सहायता मिल रही है दोस्तों। तो ध्यान रहे कि आप अपने पैसे का सदुपयोग करवाएं, इसकी जिम्मेवारी भी आपकी है। पॉइंट नंबर 5 दोस्तों, अगर आप गांव से आते हैं, आप किसी रूरल बेल्ट से आते हैं, तो ध्यान रहे भारत सरकार की और कई सारे राज्य सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों के लिए कई सारी योजनाएं चलाई गई हैं दोस्तों। उसकी संक्षिप्त जानकारी आपको अपने ग्राम पंचायत से, अपने राज्य सरकार के पोर्टल से या मुख्यमंत्री कार्यालय से या जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस से जाके आपको लेनी चाहिए दोस्तों। छठी जिम्मेवारी, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हैं, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर के सबसे पहले आपको पुलिस महकमा के जो ऊपर के टॉप के अधिकारी हैं उनको अपना परिचय देना चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि महाशय, श्रीमान, मैं अपने इस क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, मैं इस क्षेत्र में इतने सारे परिवार को सुरक्षित करता हूं, इसलिए आप मुझे एक सोशल जिम्मेवारी दीजिए जिससे कि हमारे समाज में कोई भी नैतिक और अनैतिक काम होती है तो उसकी सूचनाएं देने का मैं डायरेक्ट आपको रिपोर्ट कर सकूं, डायरेक्ट आपको आश्वस्त कर सकूं, डायरेक्ट आपसे शिकायत कर सकूं। और आपसे मुझे गारंटी चाहिए इस बात की कि अगर मैं कोई शिकायत करता हूं, मैं कोई आपको सुझाव देता हूं तो उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, इमीडिएट। अदरवाइज सर, आपके ऊपर भी अधिकारी लोग बैठे हैं, क्योंकि मैं तो समाज का सेवक हूं, तो इसलिए मैं आपसे ये आश्वासन चाहता हूं कि हमारा समाज, हमारा जिला, हमारा ग्राम, हमारा कस्बा सुरक्षित रहे दोस्तों। ऐसे ही प्रपोजल आपको अपने एसडीएम, अपने कलेक्टर तक लेकर के जानी है। उनको अपने बारे में बतानी है कि मैं भारतीय जीवन बीमा निगम का दूत हूं और मैं समाज में सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक जिम्मेवारी और सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करता हूं, सोशल वर्कर का काम करता हूं। और मुझे आपसे यह आश्वासन चाहिए कि अगर मैं कोई समाज में कोई उत्थान का काम करूं, समाज में कोई पूजा अर्चना करूं, समाज में किसी महिलाओं, विधवा और बुजुर्गों के लिए कोई कार्यक्रम करूं, तो उसमें मैं आपको निमंत्रण दूंगा। तो आपका आना 100% अनिवार्य हो। अगर आप कमिटमेंट करते हैं तभी हम आपको समाज के बहुत सारे ऐसे लोगों का, ऐसे व्यक्तियों का नाम और संख्या बल देंगे जहां पे आपकी सुरक्षा और आपकी सेवा की सही मायने में जरूरत है दोस्तों। पॉइंट नंबर 7 और 8 की बात मैं कर चुका हूं, मैं 9 नंबर पे आता हूं दोस्तों। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं वहां हर घर में, हर परिवार में आपके नाम से हर व्यक्ति जानना चाहिए कि आपका नाम XYZ नहीं है, आपका नाम बीमा वाला होना चाहिए। लोग आपको सिर्फ इस नाम से जाने कि आप अगर मोहन गार्डन में रहते हैं और आपकी थाना क्षेत्र में पहुंच गया और थाना क्षेत्र में मैं किसी से पूछा कि भैया अरुण शर्मा जी नाम का या रंजीत राय जी नाम का एक व्यक्ति है जो यहां पे रहते हैं, वो ना पहचाने, वो नहीं पहचान में आना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि भैया वो बीमा का काम करते हैं, जीवन बीमा का काम करते हैं, वो समाज सेवा का काम करते हैं, तो वो व्यक्ति हमें कहना चाहिए कि भाई साहब नमस्कार, मैं जानता हूं इस व्यक्ति को, इनका घर यहां नहीं यहां पे है, और हो सके तो साथ में जाके आपके घर तक उसको पहुंचा करके आए। दोस्तों, अगर एक क्राइटेरिया, ये बेसिक एरिया, ये बेसिक फंडामेंटल चीजें आपने जीवन में सीख ली दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप अपने क्षेत्र में, आप अपने बिजनेस में, आप अपने कार्य में, आप अपने कार्य पद्धति में, आप अपने जीवन में और आप जीवन बीमा में सर्वोच्च शिखर प्राप्त कर लेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों। इसी के साथ में मैं अपने आज के कार्यक्रम को समाप्त करूंगा और आप लोगों को इस सारे पॉइंट्स को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपको नोट करने में और समझने में बिल्कुल आसानी होगी। दोस्तों, आप जिस गांव, कस्बे, मोहल्ले में रहते हैं, ग्राम पंचायत, वार्ड, निगम पार्षद, एमएलए और एमपी का डायरेक्ट नंबर आपसे होना चाहिए, जिससे कि आप समाज के हर नीचे से नीचे वर्ग तक किसी काम के लिए आप उनको फोन करें और उनका फोन आपके फोन पे उठना चाहिए। इतनी दहशत होनी चाहिए आपकी, इतनी पावर होनी चाहिए आपके फोन में, इतनी कर्मठता होनी चाहिए आपके फोन में कि अगर एक व्यक्ति का आपका फोन आया है तो इसका मतलब सही मायने में उसको हक
मिलने वाला और उसको हक मिल जाएगा। इस आश्वासन के साथ में दोस्तों आपको इस तरह के क्रियाकलाप और इस तरह की अपनी कार्य प्रणाली को अंजाम देना होगा। दोस्तों सिर्फ 5 साल आप इस तरह से अपने कार्य क्षेत्र में, अपने सेवा क्षेत्र में और अपने 10 किलोमीटर के एरिया को पकड़ लीजिए दोस्तों। वो दिन दूर नहीं है जब उस क्षेत्र का सबसे बड़ी बिल्डिंग आपकी होगी, सबसे लंबी गाड़ी आपकी होगी, सबसे बड़ा वोटर आपका होगा, सबसे बड़ा वोट बैंक आपका होगा और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पॉलिसी आपकी होगी। दोस्तों ये मैं कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कुछ टॉपिक रखा था जो आप लोगों को मुझे बताना था और मुझे पूरा विश्वास है कि हमने बात आप तक बड़ी सहजता से, सरलता से और सहजता से रखी है। आप सब लोग इस बात को बड़ी गंभीरता से सुने होंगे। फिर भी किसी मित्र को अगर छूट गया हो और नहीं देख पा रहे हो, नहीं नोट कर पा रहे हैं, तो दोस्तों इसको YouTube के ऊपर हमारे IT टीम के द्वारा लोड कर दी जाती है। सेकेंड डे जाके आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वहां से आपको इसको फायदा मिलेगा। इसी के साथ में आज का कार्यक्रम आप समाप्त भी करूंगा और कल का टॉपिक हमने बता दिया है ह्यूमन लाइफ वैल्यू HLV के ऊपर कल का टॉपिक रहेगा। आज के कार्यक्रम में किसी मित्र को, किसी दोस्त को कुछ पूछना है तो क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग ओपन कर रहे हैं, आप अपनी बात को पूछ सकते हैं। जी मित्रों। रंजीत जी आपके स्टाइल देख करके हंसी आ रही है, लेकिन ये स्टाइल के साथ में मजबूरी है, हम समझ रहे हैं, स्वास्थ्य की कमियां हैं। आप लगता है कि तो थोड़ा हिलाने के बाद ना थोड़ी देर के लिए खुल जाता है फिर बंद हो जाता है। लगता है कोई चीज ना कान के अंदर ना जैसे गूंज होता है, गूंज, गांव में गूंज जैसी चीज होती थी कान में, समझ में आता है आपको? नहीं वो नहीं है सर, बलगम पर्दे के उस पार अंदर, पर्दे के उस पार सूख जाएगा, धीरे धीरे सूख जाएगा, दबा लेंगे सूख जाएगा, ठीक हो जाएगा, निश्चिंत रहिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप तो समाज सेवा कर रहे हैं, समाज सेवक हैं और समाज के हर लोगों का आपके ऊपर आशीर्वाद है और आप इतने बढ़िया ढंग से समाज की सेवा कर रहे हैं। जी कोई क्वेश्चन है आज के प्रोग्राम से रिलेटेड, आज के सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी मित्र का? जी कुछ तो बोलिए अरुण जी। नहीं इसमें क्लियर है सब कुछ, आपने समझा दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके फोन में नंबर सबका होना चाहिए, चाहे SDM हो, कलेक्टर हो, ACP हो, DCP हो, ग्राम पंचायत मुखिया हो, निगम पार्षद हो, उसके फोन एक कॉल पे उठने चाहिए और आपके फोन करने को काम होना भी चाहिए। इतनी दहशत होनी चाहिए आपके नाम का उसके नज़र में। और उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप समाज के सबसे निचले स्तर पर जाकर के सेवा करो, जहां पे किसी को पहुंचने में ना नानी याद आ जाती है। और जो हमने छोटे मोटे 10 पॉइंट रखे हैं, आप उसके ऊपर अनुसरण कीजिए, बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा आपका और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा है। जी सर। रंजीत जी। जी सर। आज थोड़ा सा व्यस्त लग रहे हैं, आज की कार्यक्रम समाप्त करिए। आपने हमारी लेक्चर को सुना था? जी 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 जी। अगर नहीं सुना है तो कल ये वीडियो लोड हो जाएगा YouTube पे और उसको जरूर सुन लीजिएगा। मुझे लग रहा था कि वो पॉइंट क्या होता है ना, कभी कभी मैं कोई पॉइंट मिस कर लेता हूँ तो YouTube पे मैं जाके देखता हूँ जूम मीटिंग का। ठीक है, आज का कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा है। और एक कभी नेक्स्ट मीटिंग में छोटा सा ऐड करवाना चाहूंगा सर। नॉमिनी हम किस किस स्थिति में किनको रख सकते हैं, या कोई बड़े स्थिति में भी इनको हम रख सकते हैं, जैसे चाचा भतीजा या कोई ब्लड रिलेशन में दूर के, छोटा सा पॉइंट। हाँ, नॉमिनी ना आप देखिए, नॉमिनी में ना आपको बस इस बात का ध्यान रखना है
कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, एक वर्ड आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए उसका, और ब्लड रिलेशन में होना चाहिए। जो आपके ऊपर आश्रित हो वही नॉमिनी बन सकता है, या जो डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में है। जैसे आप हैं, आपके पिताजी माताजी, आप शादीशुदा हैं तो सबसे पहला हक आपकी धर्मपत्नी का, आपके बच्चों का, आपकी बच्ची का, इस तरह से बनता है। हाँ, कुछ केसेज में, स्पेशल केसेज में अब जो नॉमिनेशन का फॉर्म आ गया है, जो हमने 300 नंबर फॉर्म, 340 नंबर फॉर्म और 360 नंबर फॉर्म में आपको बताया था, उसमें नॉमिनी 5 नॉमिनी तक करने का ऑप्शन है, और उस नॉमिनेशन के हिसाब से आप एक परसेंटेज भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि पापा का 20%, मम्मी का 30%, वाइफ का 40%, बच्चा बच्ची का 10%, इस तरह का परसेंटेज भी फिक्स कर सकते हैं क्लेम का। तो ये ऑप्शन आ गया है, लेकिन अभी भी किसी कंपनी को, किसी थर्ड पार्टी को, नॉन ब्लड रिलेशन वाले को आप नॉमिनी नहीं कर सकते। एक मेरे पास एक केस आया था। जैसे सपोज करिए मैंने मेरे परिवार से मिलता जुलता, जैसे मेरे अंकल जी है, अंकल के बच्चे नहीं है, ठीक है, उनकी वाइफ है और वो है, तो वो यदि सपोज करिए वो यदि पॉलिसी कराते हैं तो मैं क्या नॉमिनी बन सकता हूँ? सपोज बड़े भाई का लड़का बन सकता है। जो अंकल हैं आपके, उनके बच्चे नहीं है क्या? नहीं, उनके बच्चे नहीं है, ठीक है। उनकी बेटी है, बेटी है? नहीं, कुछ बच्चे लिए, सिर्फ हस्बैंड वाइफ है। अच्छा, बच्चे नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि कल होकर के अगर उनकी डेथ होती है तो उनकी जो लीगल हायर है, कोई और ऑब्जेक्शन तो करेगा नहीं कि नहीं रंजीत राय जी को इसका नॉमिनेशन का पेमेंट नहीं जाना चाहिए, किसी और को जाना चाहिए? जैसे सर एक बार और किसी का माइक डिस्टर्ब कर रहा है। रितु शर्मा जी, जरा 2 मिनट माइक बंद कीजिए अपना। हाँ सर, क्या बताए? मैं कह रहा हूं कि जब चाचा या चाची की आपने पॉलिसी करी, नॉमिनी आपने अपना नाम रखा, 5 साल 10 साल 20 साल के बाद में चाचा चाची जी नहीं होते हैं, तो जो डेथ क्लेम है वो आपको मिलने वाला है। लेकिन डेथ क्लेम के अलावा बाकी जो उनकी प्रॉपर्टी हो किसको मिलेगी? हमारी अंदर ही हो, आपको मिलेगी। हाँ, तो उसके लिए ना एक तरीका बनता है, आप नॉमिनी बन सकते हैं। आपको ना उनसे विल करा लेना चाहिए, बिल करा लेना चाहिए। बिल कराने में चाचा जी से चाची जी से दोनों ज्वाइंट बिल करें कि जब तक चाचा जी जिंदा है तब तक चाचा और चाची जी के आप उसकी सारी प्रॉपर्टी पर राइट हो, जब चाचा जी नहीं रहे तो उस प्रॉपर्टी पे चाची जी का राइट हो, और जब चाचा और चाची जी विचेवर इज वन, दोनों में से विचेवर दोनों नॉन होते हैं, गॉन होते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी की मालिकाना हक आपको, आप बिल करा के आज ही रख लीजिए, झंझट ही खत्म जिंदगी भर के लिए। ठीक है? और कोई क्वेश्चन? जी सर। पूछा जाए। सर, एक कैंडिडेट है, उसको दिखाई नहीं देता। हाँ जी। शादी करवाई नहीं जी। बच्चे भी नहीं होंगे। हाँ जी। भाई जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो उसने अपने भाई को, 2 भाई हैं, एक बड़ा एक छोटा, भाइयों के नाम कर दी। हाँ जी। उसके बाद से व्यवहार थोड़ा गलत हो गया। हाँ जी। कैंडिडेट LIC के बारे में पूछ रहा था, लेकिन नॉमिनी का ये सेम रेसर वाला केस है, नॉमिनी उनको बनाना नहीं चाहता। ऐसे केसेस को हम लोग करेंगे ही नहीं जी। अंधे को, ब्लाइंड को हम लोग नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रख लीजिए कि मेडिकली और फिजिकली फिट होना चाहिए हमारे पॉलिसी लेने के लिए। पॉलिसी सभी के लिए है, ऐसा नहीं है। पॉलिसी आज मैंने 2 पॉलिसी रिजेक्ट किया इसी कारण। पहली बार रिजेक्ट करते हुए अच्छा लगा, मैं तो रोड ढूंढता था, लेकिन आज रिजेक्ट करने का मौका मिला। ठीक है? और रिजेक्ट करना बहुत पावर का काम है, बहुत शक्तिशाली आदमी रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि पैसा जाता हुआ किसी को अच्छा लगता नहीं है, लेकिन सच बोलता हुआ आपको ना नींद बहुत अच्छी आएगी, और आपको लगेगा कि आपने नेक काम किया है और राष्ट्र हित में काम किया है। हाँ, अच्छा लगा जब मैंने एक्चुअली पॉलिसी वाला जो बड़े एक होता ना, एक प्रोफेशनल, वो लगा मुझे। ठीक है अरुण जी? तो आपको कभी भी गलत पॉलिसी नहीं बेचनी है, और हम सब किसी को पॉलिसी मिल जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। सबसे पहले मेंटली और मेडिकली फिट होना चाहिए, उसके बाद में तीसरा फिट होना चाहिए फाइनेंशियली भी।
तभी आप किसी की पॉलिसी दे सकते हैं। अगर तीनों में कहीं कोई रीजन है तो आप पॉलिसी बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, चाहे वो टाटा और बिरला अंबानी क्यों ना हो। और देना भी नहीं चाहिए, देना भी नहीं चाहिए। मिलेगा नहीं ना, आप सही बोल के लीजिए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट एसीआर बहुत पावरफुल चीज है। रंजीत जी, आपने एक बात उठाई थी कि आपके सामने कोई टर्मिनेटेड एजेंट आया था, मैंने वो बात रखी थी और सबके सामने रखी थी, ओपन प्लेटफॉर्म पे रखी थी। तो इस तरह की चीजों, गलत चीजों को ना तो बढ़ावा देना है ना बढ़ने देना है। ठीक है अरुण जी? ठीक है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज का कार्यक्रम में सब लोगों को शामिल होने के लिए। हाँ अरुण, रंजीत जी। रितु शर्मा जी अपने ब्रांच से है ना सर, अपने टीम में है? हाँ, अपने टीम में। रितु शर्मा जी नहीं, अच्छा, उनका नाम अरुण शर्मा जी हैं। अरुण, इनका कोई नाम आता है रितु शर्मा करके? इनके कई सर सिस्टर का फोन से भगवान कृष्ण के तरह इनके शास्त्र नाम है, उसमें से एक रितु भी नाम है। अच्छा अच्छा, ये मौसम, जैसे मौसम वैज्ञानिक होते हैं ना, तो ये ऋतु है, ऋतु मतलब मौसम है, मौसम सिंह है, मौसम शर्मा जी है। सर सिस्टर का फोन है ये। अच्छा, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है जी, आप समझ। एक्चुअली ना अरुण जी के पास जो फोन है ना, वो है, कौन सा फोन बोलते हैं उसको, एप्पल है। तो एप्पल सभी चीज को फेवर करता नहीं है, लेकिन जिनकी मैं सर 15 तारीख को ब्रांच आ रहा हूँ अपने ऑफिस, मैंने ब्रांच नहीं ऑफिस, आपसे मिलने के लिए स्पेशली। 15 तारीख को आप LIC ब्रांच में आइए और 51, 101, 25 इस तरह कुछ पॉलिसी लेकर के आइए कि LIC में आपका सम्मान भी हो। हमारे ब्रांच में क्या क्या करेंगे, हमारे यहाँ तो न तो बैठने की जगह है न सम्मान का। मैं अगले महीने 15 तारीख आ रहा हूँ सर, इस महीने की नहीं। आप तो हर 15 को आए, आप तो ऐसा बना लें कि हर 15 को आप आए, तभी भी कोई बात नहीं, 10 तो हाथ में लेके आऊंगा सर, 10 पॉलिसी तो हाथ में लेके आ रहा हूँ मैं कल सुबह। 15 तारीख को। 15 तो बहुत दूर है सर, तब तक और भी हो जाएगा सर। हाँ। और भी हो जाएगा, लगे हुए तो 2 दिन टाइम नुकसान हुआ, बस 2 दिन नहीं हुआ। 15 मंडे है, 15 अरुण जी आपसे भी यही उम्मीद करें हम, अगर रंजीत जी मंडे को अभी 10 इनके हाथ में है और 4-5 और 5 एक और भी तैयार कर लेंगे, 15 को 15 अरुण जी आपसे भी यही उम्मीद कर सकते हैं, 15 तक 15। सर लगा तो हुआ हूँ, अब मेहनत कितने रंग लाते हैं वो देखते हैं। अरुण जी आप सही दिशा में सही कदम को बढ़ाइए, थोड़ा समय लगेगा, सकारात्मक सोच के साथ में काम करें, टर्म राइडर के साथ को छोड़ दें। टर्म राइडर आपका समय का घातक है। मैं ग्राहक हित की बात नहीं कर रहा, मैं आपका हित मेरा सर्वोपरि मेरे लिए। आपका समय बचेगा, 2 घंटा बचा लोगे, 10 कस्टमरों को मिल लोगे, 10 कस्टमर से एक कस्टमर की पॉलिसी गारंटी, एक कस्टमर की पॉलिसी 3 महीने में गारंटी। आप 2 पॉलिसी करोगे, 2 पॉलिसी का प्रीमियम एवरेज 1000 रुपये महीने का होगा, तो आप 24,000 रुपये कमाने वाले हो। आगे आने वाले 20 सालों में 2.5 लाख रुपए कमाने वाले हो। तो आपकी वैल्यू 2 घंटे का मैं 2.5 लाख आंक रहा हूं। सर जीवन लाभ की बॉन्ड पे 20 लाख की टर्म दे रहे हम, 20 लाख की सम छोड़ दे रहे हैं, तो उसका करीब 40 लाख रुपए रिटर्न आ रहा है, वही पॉलिसी। उसने बोला मुझे कोई बॉन्ड दिखाओ किसी का भी, तो देखते हैं ना सर, बॉन्ड पे सिर्फ वही लिखा होगा, सिर्फ सम एश्योर्ड लिखा होगा, आपके नॉमिनी के डिटेल्स होगा और स्टार्ट डेट और एंड डेट लिखा होगा, पर टोटल मैच्योरिटी नहीं लिखा हुआ कि जो बोनस हर साल डिक्लेयर होती है, हर साल या बैंक की तरह 4 बार हर साल होती है ना सर, साल में 1 बार, हर साल ना, बैंक की तरह 4 बार नहीं होता, बैंक में कुछ तरह 4 बार होती है जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। ठीक है, तो उसी हिसाब से कैलकुलेशन होता है। हो सके हम जो आज बताते कल जाके आपको 1000-2000 रुपए बढ़ के ही मिले, ऐसा मैंने बताया उनको। बिल्कुल ठीक बताया आपने, बिल्कुल संतोष। हाँ, कि एक्यूरेट नहीं होता है, और 30 साल की रिकॉर्ड में जो अभी ऐप से निकालते हैं, पिछले 30-40 साल में कभी डाउन नहीं आया, जो हमारा ऐप बताते उससे बढ़ के ही मिला है। तो इसलिए हम फाइनल बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस जो है हम बताते, मैंने लिख के ही देते। बिल्कुल ठीक बोला आपने, सही बोला है, और सही चीज यही है, प्रैक्टिस में भी यही चीज है। अगर उनको डाउट है तो LIC ब्रांच को और LIC के पोर्टल पे, साइट पे विजिट करके भी इस चीज को चेक कर सकते हैं, इसमें कोई गलत आपने नहीं कहा है, बिल्कुल सही कहा है। दूसरा, जो आप प्रधान प्रेजेंटेशन बना के दे रहे हैं, जैसे लीडर जैसे एप्लीकेशन का आप भी फ्री यूज कर रहे हैं, उसका जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं काफी हद तक वो सही है। आप उसका भी कॉपी लगा के उनके फाइल में दे सकते हैं कि सर हमने टेंटेटिव दे दिया हुआ है,
99.99% यही आना चाहिए, थोड़ा 0.1% का ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, 1500 कम भी हो सकता है, इतना मैं सिकावा जी से बोलूंगा एक बार, जीवन लाभ का कोई अपना बॉन्ड पड़ा होगा कॉपी ना 15-20 लाख का, तो एक बार कॉपी दे दे। ठीक है, आप बात करिएगा सिकावा जी से, मुहैया कराएगा। ठीक। सर बॉन्ड पे ये डीएबी और एडीएनडीबी इसके बारे में मेंशन आता है या फिर नहीं आता? आता है। ठीक है दोस्तों, जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कल की जो टॉपिक रहेगी वो रहेगी ह्यूमन लाइफ वैल्यू। किसी व्यक्ति को वैल्यू कितने हैं, कैसे आंके, क्या आंके, और कैसे उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करें, और कैसे हम उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से पॉलिसी दें, और कैसे हमारी बड़ी पॉलिसी सेल होगी, इसकी बेसिक फंडामेंटल प्रोडक्ट के ऊपर फंडामेंटल बात करेंगे आपसे। और इसी के साथ में आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय हिंद, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार सर, गुड नाइट सर। Good night.